हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 12th की यूनिट 1 जिसका नाम था जनन, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, उसका पहला लेक्चर ले लिया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी के दूसरे लेक्चर को, पार्ट 2 को। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सबसे पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम क्या था? जनन। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है जनन। अब ये तो यूनिट की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर की। तो इसमें पहला चैप्टर क्या था? देखिए, यूनिट और चैप्टर याद होने चाहिए। इसमें पहला चैप्टर क्या था? जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन, ये है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में जान लिया था कि जनन क्या होता है। देखिए, या तो आया ही होगा, आपने वीडियो देख ही लिया है, मुझे पता है। उसमें जो जनन क्या होता है ये हमने आपको समझाया, और उसी के साथ मैंने आपको यह भी समझाया कि जनन कितने प्रकार का होता है। जहां पर आपने ये जाना था कि जनन 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला वाला जनन होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहला जनन क्या है? अलैंगिक जनन। दूसरा वाला होता है बेटा लैंगिक जनन, और तीसरा एक जनन मैंने बताया तो होगा आपको, कायिक या वर्धी जनन। तो कायिक या वर्धी जनन, तो ये 3 टाइप के होते हैं जनन। ये मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात कर ली थी, और वहीं पर हमने आपको अलैंगिक जनन पूरी तरह से समझा भी दिया था। और आज बेटा जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो पूरी तरह से रहेगा लैंगिक जनन के ऊपर, कि आखिर क्या होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम और आप पूरी तरह से बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में लैंगिक जनन के बारे में। अब जरा बात को समझो। देखिए, यहां पे सामने लिखा हुआ है, हेडिंग डली है लैंगिक जनन, ये क्या है? तो जरा बात को सुनना। इसमें आपको लैंगिक में एक वर्ड छुपा नजर आ रहा होगा, लिंग। ठीक है, इसमें लिंग छुपा हुआ है, तो वहीं से ये परिभाषा बनती है। और लिंग क्या होते हैं बेटा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लिंग होते हैं, एक तो लिंग हो सकता है नर, और दूसरा वाला लिंग हो सकता है बेटा मादा। तो यहां से बिना रटी रटाई परिभाषा अपनी खुद की बनाओ तुम लोग। परिभाषा क्या बनी कि एक ऐसा जनन, ध्यान दीजिए, एक ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिए, एक ऐसा जनन जिसमें हमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगली बात करें। बेटा एक बात याद रखो कि जीव जो होते हैं, मतलब कि लिंग क्या, ये लिंग लिखा ना, नर मादा, ये लिंग तो ही होते हैं। तो लिंग के आधार पे जीवों को 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं बेटा। ठीक है, कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में, जिसमें सबसे पहली वाली जो श्रेणी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। क्या बोलते हैं बेटा? एक लिंगी। ठीक है, और दूसरी वाली जो श्रेणी बांटी गई उसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी, ये 2 श्रेणियां बटी। अब जरा बात को समझो। अब क्या है कि एक लिंगी, तो ऐसे याद करो, जैसे मान लो कि ये वाला कोई एक जीव है। ठीक है, एक मान लो कोई ये वाला जीव है, ठीक है, और एक कोई ये वाला जीव है। मान लो ये 3 जीव हैं। क्यों बनाए अभी समझ जाओगे। ठीक है, अब ध्यान देना। जैसे मान लो कि ये वाला जीव मैंने समझाया, तो इसमें ये वाला केवल अगर नर है, मेल है, ठीक है, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, ऐसा समझो। तो अगर ये मेल है तो, और ये वाला बेटा क्या है? केवल फीमेल। मतलब ये कि इसके पास में जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो पूरे किसके हैं? मेल के। और इसके पास में कैसे हैं? फीमेल वाले। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? एक लिंगी कहलाएंगे। मतलब एक बार में अगर किसी जीव पर एक ही लिंग है, जैसे हम लोग इंसानों की बात करो, तो हम लोगों में, इंसानों में क्या होता है? या तो कोई नर होता है या फिर कोई मादा होती है। तो हम लोग क्या कहलाएंगे बेटा? एक लिंगी कहलाएंगे। समझ में आ गई? एक बार में एक ही लिंग है अगर, तो हम लोग कहलाएंगे एक लिंगी। अब इसका अपोजिट करो। कभी कभी क्या होता है कि किसी जीव के अंदर, उसी एक जीव में मेल भी होगा और फीमेल। मेल फीमेल का मतलब ऐसा होता है कि जो, देखो, देखने में सब जीव, जैसे मैं हूं इंसान या कोई भी इंसान है,
तो मान लो ये कोई आदमी, सीधी बात समझो, ये कोई आदमी और ये कोई औरत, ठीक है। देखने में इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि दो हाथ इसके भी, दो हाथ इसके, दो पैर इसके, दो पैर इसके, मतलब नर मादा के दोनों सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसे विशेष अंग होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे विशेष कारण, कुछ विशेष अंग हैं बेटा, जिनकी वजह से वो नर और मादा बने होंगे। तो उसी वजह से हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीव तो एक ही होता है और उसी जीव के अंदर नर वाले जनन अंग भी होंगे और मादा वाले जनन अंग भी होते हैं। मतलब जीव एक हो और उसी में नर भी हो, उसी में मादा भी हो, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। जैसे केंचुआ होता है, तो केंचुआ में क्या है कि नर पार्ट भी है एक ही केंचुए में और मादा भाग भी है। इसका मतलब केंचुआ कैसा जीव है बेटा, द्विलिंगी जीव है। जो पुष्प होते हैं, पुष्प ज्यादातर पुष्प में क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा पुमंग और जायांग, तो एक ही पुष्प होता है, उसी पे पुमंग लगा होते हैं और उसी पे जायांग लगे होते हैं। इसका मतलब ऐसे पुष्प जिनके ऊपर पुमंग और जायांग लगे होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो भी क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी। तो कुल मिला के परिभाषा ये बनी कि अगर एक बार में एक ही जीव है तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी, और अगर एक ही जीव के अंदर दोनों लिंग हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी, ठीक है। तो ये वाली बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लैंगिक जनन को समझने की दृष्टि से, ठीक है, इसको याद करने की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांट देंगे, ठीक है। इसके 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें एक एक करके जरा नाम पे पहले ध्यान दे लो। सबसे पहला वाला जो भाग होगा उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन, याद रखें, निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। क्या लिखा है, निषेचन पूर्व घटनाएं, ये है पहली हेडिंग। मतलब इसको समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांट लिया, ठीक है। दूसरा वाला होता है बेटा निषेचन, दूसरा वाला पॉइंट है निषेचन, और तीसरा वाला पॉइंट होता है निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। उम्मीद है आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी। तो अब लैंगिक जनन को समझने के लिए हमने इसे 3 हेडिंगों में बांट दिया। पहली है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरी निषेचन, और तीसरी निषेचन पश्च घटनाएं। अब जरा समझो, बीच में तो लिखा है निषेचन, तो निषेचन क्या होता है अभी समझा तो दूंगा ही। तो यहां ऊपर है निषेचन से पहले जो घटनाएं हो रही हैं वो, और नीचे हैं जो निषेचन के बाद क्या क्या होता है, तब कहीं जाके लैंगिक जनन हो पाएगा, ठीक है। तो अब बिना देर करे बेटा साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 हेडिंग से, जिसका नाम है निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन होने से पहले देखिए, मैं आपको शुरुआत में एक परिभाषा बता दूं। ऐसा होता है कि भले ही नर हो या फिर मादा हो, इन दोनों में युग्मक बनते हैं बेटा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, यही चीजें समझाऊंगा। तो युग्मक बनते हैं, युग्मक का मतलब हुआ कि शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, ठीक है। क्या बोला, शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। तो मेन चीज समझो कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, क्या बोला, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो अभी शुक्राणु बने तो मिलेंगे तो तब जब कुछ बनेंगे वो, तो इसका मतलब मिलने को क्या कहते हैं बेटा, निषेचन। बात फिर से समझो, मैंने क्या बोला कि नर का शुक्राणु जब मादा के अंडाणु से मिलता है तब इसको क्या कहते हैं, निषेचन। लेकिन ये शुक्राणु अंडाणु बनेंगे भी तो, जब बनेंगे तो बनेंगे कब, निषेचन पूर्व घटनाओं में, और जब मिल जाएंगे तब क्या क्या होगा, वो सब बातें आएंगी निषेचन पश्च घटनाओं में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहली हेडिंग को, निषेचन पूर्व घटनाएं। तो बेटा निषेचन पूर्व घटनाओं को हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं, जिसमें पहली वाली जो होता है उसको हम लोग कहते हैं युग्मक जनन। याद करें, पहले नंबर वाला पॉइंट है युग्मक जनन, और दूसरा वाला है बेटा युग्मक स्थानांतरण। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो ये 2 हेडिंगें हैं इसके अंदर, किसके अंदर, निषेचन पूर्व घटनाओं। मतलब निषेचन होने से पहले 2 प्रोसेस हो रही हैं, पहला है युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसको, युग्मक जनन को। तो साथ बने रहिए मेरे और समझते रहिए बात को। अब बात करते हैं युग्मक जनन की। तो सबसे पहले देखिए यहां समझा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एक एक करके बात को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बेटा युग्मक जनन। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले तो मैंने यहां पे बना दिया मेल, ठीक है, ऐसा समझो ये मेल है, और यहां क्या बना दिया मैंने, फीमेल, ठीक। मेल का मतलब क्या होता है, नर, और फीमेल का मतलब क्या होता है, मादा। अब जरा बात समझें,
नर और मादा के पास में कुछ स्पेशल अंग होते होंगे, है कि नहीं? नर के पास अपने हैं, मादा के पास अपने हैं, तभी तो वो उन अंगों से जनन कर पा रहे हैं बेटा, वही तो लैंगिक जनन होता है। समझ में आ रहा होगा ना? तो उन अंगों में कौन कौन से अंग हैं वो, ठीक है? तो याद करें कि जो नर होता है उसके पास एक विशेष अंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण। इसी तरीके से मादा के पास जो विशेष अंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। अब बेटा ये जो हम बार बार कह रहे तुमसे विशेष अंग विशेष अंग, तो इन विशेष अंगों को एक नाम दिया जाता है और वो नाम है बेटा जनन अंग। क्या नाम है? जनन अंग। जनन अंगों को हम और एक नाम से जानते हैं, कभी नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, जनद बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गोनड। तो क्या बोला? जनन अंग या जनद, ठीक है? तो ये समझिए बात को। तो इसका मतलब यह हुआ कि नर, अब समझो मेरे साथ साथ बोलो, नर और मादा के पास कुछ विशेष अंग होते हैं जिन्हें जनन अंग या जनद कहते हैं, ठीक है? अब समझो, ध्यान दीजिए, नर के पास जनन अंग के रूप में वृषण होते हैं। वृषण कितने होते हैं? 2। इसी प्रकार से जो मादा है उसके पास जनन अंग के रूप में क्या होते हैं बेटा? अंडाशय होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका मतलब कि नर के पास है वृषण और मादा के पास है अंडाशय, ठीक है? अब समझो, अब क्या हुआ कि ये जो वृषण था और ये अंडाशय थे, तो इन दोनों के अंदर बेटा एक विशेष चीज बनेगी जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मक। ये नाम याद रखें, क्या बोलते हैं? युग्मक, ठीक है? अब ये युग्मक बन रहे हैं भाई, क्या बन रहे हैं? तो इतना याद करो कि जो वृषण है इसके अंदर युग्मकों के रूप में क्या बनते हैं बेटा? तो नाम याद रखना, तुमको पता भी होगा, शुक्राणु बनते हैं। इसी तरीके से जो अंडाशय है इसमें युग्मकों के रूप में क्या बनते हैं बेटा? अंडाणु बनते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि जनन अंगों की बात करें तो नर के पास क्या है? वृषण, मादा के पास अंडाशय। और अगर युग्मकों की बात करें तो वृषण में युग्मकों के रूप में क्या बनते हैं? शुक्राणु। और अंडाशय में युग्मक के रूप में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब एक यहां पे प्रोसेस को समझो। एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं शुक्र जनन और एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं अंड जनन, ठीक है? वो क्या होती है तो जरा ध्यान दें। वृषण के अंदर क्या बनते हैं बेटा? शुक्राणु। तो याद करना कि वृषण में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने अभी क्या बोला था? शुक्र जनन कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बोला? वृषण में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। इसी तरह से बेटा अब अंडाशय में क्या बन रहे हैं? अंडाणु बन रहे हैं। तो अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अंड जनन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपना सभी लोग ध्यान रखें, खूब पानी पीते रहें, क्योंकि मैं तो इस समय भयंकर गर्मी में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सब तक शिक्षा पहुंचाना जरूरी। मेरे लिए गर्मी सर्दी मायने कभी नहीं रखती। बस अगर आपके नंबर अच्छे आ गए, आप अपने जीवन में सफल हो गए, तो मुझे पता है कि मुझे इसका एक होता ना कि बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। तो मुझे मेरा क्या स्वार्थ है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इतना नाम रोशन करें जिससे मेरा नाम होगा। भाई आप आगे बढ़ोगे तो मेरा नाम, उसके लिए ना तो मुझे गर्मी सर्दी की चिंता करनी है ना ही आपको करनी है। बस अब हम लोग साथी बने रहेंगे और साथ ही साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करनी है कि हम लोगों ने जाना शुक्र जनन मतलब शुक्राणुओं का बनना और अंड जनन मतलब अंडाणुओं का बनना, और इसी के साथ आपको अब तैयार हो चुकी है युग्मक जनन भी, ठीक है? मैं फिर से पूरी रिवाइज पे हेडिंग कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। नर और मादा के पास कुछ विशेष अंग होते हैं जिन्हें जनन अंग या जनद कहते हैं। नर के पास जनन अंग के रूप में एक जोड़ी, मतलब 2 का मतलब क्या हुआ? एक जोड़ी वृषण होते हैं और मादा के पास जनन अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अब आगे ध्यान दो, वृषण में युग्मकों के रूप में शुक्राणु बनते हैं और अंडाशय में युग्मकों के रूप में अंडाणु बनते हैं। और अगली बात क्या हुई
कि वृषण में शुक्राणुओं का बनना शुक्र जनन कहलाता है और अंडाशय में अंडाणुओं का बनना अंड जनन कहलाता है। तो ये हम लोगों ने क्या सीख लिया, युग्मक जनन, युग्मकों का बनना। ठीक है दोस्तों, तो पहली हेडिंग पूरी हो गई। नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ सेक्शन में जा सकते हैं, वहां से आपको आपके नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं युग्मक स्थानांतरण की। अब मेरी बात को समझो, देखो अभी अभी क्या हुआ था भैया, अभी अभी हुआ ये था कि शुक्राणु तो बन ही गए हैं और इधर क्या बन गए हैं, अंडाणु भी बन गए हैं। अब क्या हुआ कि इन दोनों का तो भाई मिलना भी जरूरी है। मिलने का मतलब कि अब शुक्राणु जब तक अंडाणु के पास तक नहीं जाएगा तब तक वो मिलेंगे कैसे। तो मेरी बात को ध्यान से सुने कि आप सबको पता है कि जब भी कोई नर और मादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग नॉर्मली मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा मैथुन। क्या कहते हैं, मैथुन। तो जब कोई नर किसी मादा के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है, वो अपने लिंग से, ठीक है, लिंग क्या होता है या कौन कौन से अंग और भी होते हैं जो जनन में सहायता करते हैं, वो हम और आप बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, याद रखना उसका नाम है मानव जनन। वहां पे मैं एक एक बात समझाऊंगा कि जनन की पूरी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो जरा मेरे साथ बने रहें कि अब क्या हुआ कि शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे। तो मैं कह रहा था कि जब नर और मादा मिले, उनके बीच में कांटेक्ट हुआ, तो हुआ क्या कि नर ने मैंने क्या बोला, नर ने अपने शुक्राणुओं को मादा की योनि में, ठीक है, मादा, असल में योनि भी एक जनन अंग है बेटा, मादा का जनन अंग है, तो मादा की योनि में प्रवेश करा दिया। ठीक है, ध्यान दें, फिर से बोलेंगे, नर ने अपने शुक्राणुओं को मैथुन के समय मादा की योनि में प्रवेश करा दिया। ठीक है, अब वो जो शुक्राणु है बेटा, वो अब क्या करेंगे, चल के, देखो याद रखना, मैं आपको बता दूं, हमेशा शुक्राणु ही अंडाणु की तरफ जाएगा, कभी अंडाणु शुक्राणु की तरफ नहीं आता। इसको याद रखें आप लोग, ध्यान दीजिए। तो जब मैथुन हुआ, देखिए ध्यान दीजिए जरा, तो जब मैथुन हुआ तो हुआ क्या कि नर ने अपने शुक्राणुओं को मादा की योनि में प्रवेश कराया। तो शुक्राणु क्या हुआ, किसकी तरफ जाने लगे बेटा, अंडाणु की तरफ जाने लगे, अंडाणु की तरफ गति करने लगते हैं। अब याद रखो कि ज्यादातर 99% केसेस में जो नर युग्मक होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा, क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील का मतलब यह हुआ कि हमेशा यही गति करके जाएंगे, कभी अंडाणु गति करके नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अंडाणु कैसा होता है, अक्रियाशील होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा आप लोगों को। और आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे कि जो शुक्राणु होते हैं ये बेटा हल्के भी होते हैं। ठीक है, हल्के होते हैं तभी तो क्रियाशील होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और अंडाणु कैसे होते हैं बेटा, ये भारी होते हैं, मतलब शुक्राणुओं से भारी होते हैं अंडाणु। ठीक है, और एक बात सुनो, जो शुक्राणु होते हैं बेटा ये हल्के तो हैं ही, और जल्दी से जल्दी क्रियाशील होकर किसके पास पहुंचेंगे, मादा के पास। और आकार में कैसे होते हैं, छोटे भी होते हैं। और जो अंडाणु होगा वो आकार में कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये सब बातें आप लोग याद रखें। तो अब हम लोगों ने क्या सीखा, युग्मक स्थानांतरण, मतलब कैसे युग्मकों ने स्थानांतरण किया, युग्मक गए। ठीक है, इतनी बात मुझे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो वीडियो को फिर से पीछे कर लो, फिर समझ लो, क्योंकि ऐसे वीडियो बेटा लंबा होगा। और रही बात नोट्स की, वो तो आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल ही जाते हैं। तो अब इस तरीके से हमारा पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक, अब जो हमें बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या करनी बेटा, कि निषेचन क्या होता है। अब समझो बात को। अभी तक क्या हुआ था बेटा, हमने आपको सिखाया कि कैसे शुक्राणु और अंडाणु बने, फिर हमने आपको सिखाया कि कैसे शुक्राणु अंडाणु की ओर चल दिया। ठीक है, अब अभी मैंने क्या बोला, चल दिया, पहुंचा नहीं है। और पहुंच जाएगा जब, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निषेचन कहते हैं। कैसे, तो सुनो कि जब नर का, क्या बोला, जब नर का शुक्राणु, परिभाषा याद करें मेरे साथ साथ, जब नर का शुक्राणु किससे, मादा के अंडाणु से, किसके, मादा के, बात ध्यान दें। तो जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात।
अब सुनो बेटा, अब क्या हुआ कि निषेचन होता है दो टाइप का, ठीक है। निषेचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ठीक है। उसको भी जान लो, हालांकि इतना डीप नहीं जाना, फिर भी समझ लो। निषेचन के दो टाइप होते हैं, जिसमें पहला वाला होता है बेटा बाह्य निषेचन और दूसरा वाला होता है आंतरिक निषेचन। क्या बोला? पहला वाला होता है बाह्य निषेचन और दूसरा वाला होता है आंतरिक निषेचन। अब इसको कैसे समझोगे तो जरा ध्यान दो। देखो, बाह्य का मतलब होता है बाहर और आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक से शरीर के बाहर, मान लो ये शरीर है किसी जीव का, ये शरीर है, तो जब वो मतलब नर और मादा के युग्मक शरीर से कहीं पे बाहर मिले, ऊपर त्वचा पे कहीं पे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। और अगर नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर जाके कहीं मिले हैं, दिख नहीं रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन बोलते हैं। ये दो डिफरेंशिएट हम लोगों को इसमें कर सकते थे, ठीक है। चलिए, अब निषेचन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में? निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में। जरा यहां पे ध्यान देना, निषेचन पश्च। अब क्या हुआ? निषेचन तो हो चुका। अब जिस तरह से इसको दो भागों में बांटा, इसको भी दो भागों में बांटा, वैसे ही मैं इसको भी दो भागों में आपकी सरलता के लिए बांट दे रहा हूं। तो जरा सुनो, अब निषेचन पश्च घटनाएं हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहली वाली होती है बेटा युग्मनज। क्या होता है? युग्मनज। और यहां पे जो दूसरी है, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भव, ठीक है। भ्रूणोद्भव, ठीक है। बस अब बिल्कुल क्वेश्चन लास्ट में चल रहा है, जरा इतना साथ दिया तो पूरा साथ दो, पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। बोर्ड मजाक नहीं होता है, और अगर मजाक होता भी है, मैं कहता हूं कि चलो एवरेज मार्किंग में नंबर मिले, कोरोना काल में सबको पास कर दिया गया, लेकिन आपका टैलेंट आपसे कौन छीनेगा? आगे जाके कंपटीशन तो आपको फिर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए पूरी एनर्जी के साथ, मैंने पहले ही बोला कि एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, एनर्जी बनी रहनी चाहिए। इसलिए तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एंड करते हैं, पूरा सीखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं युग्मनज के बारे में। तो मेरी बात को सुनो, देखो अब क्या है कि जैसे यहां पे मैंने लिख दिया बेटा शुक्राणु, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया अंडाणु। बिल्कुल इजीली समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ऐसा होता है बेटा कि जो शुक्राणु होते हैं या फिर जो अंडाणु होते हैं, ये हमेशा होते हैं एन प्रकार के। ये भी कैसा होगा? एन प्रकार के। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात समझाना चाहूंगा, प्लीज बात को समझ लोगे तो ये मानो ये सब बातें तुम्हारे लिए इजी। तो चलो यहां से हटके अपने यहां पे आते हैं, ठीक है। अब जरा समझो, देखो जैसे कि कुल गुणसूत्र किसी इंसान के अंदर कितने होते हैं, चलो तुम्हें बिल्कुल इजीली समझा दे रहे, ठीक है। अपने अंदर कुल गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा? तुम सबको पता है 46 होते हैं, ठीक है। नर हो या मादा हो, उसमें कितने होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन अब मुझे यह बताओ कि अगर कुल गुणसूत्र 46 है, मतलब शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब के अंदर गुणसूत्र 46 हैं, लेकिन अगर हम तुमसे यह कहें कि इन्हें जोड़े में बात करो, जोड़ों में बात करो, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे सर 23 जोड़ी, यही तो बोलोगे बेटा। मतलब वैसे गुणसूत्र होते हैं 46, लेकिन हम तुमसे कहें कि जोड़ी में कितने, तो तुम कहोगे 23 जोड़ी। तो बस यहीं से ये ट्रिक निकाल लो कि जो जोड़ी में लिखते हैं उसको हम लोग मानते हैं एन। और जैसे समझो, मतलब ये है कि अगर हम लोग जोड़ी में लिख रहे हैं, मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये ट्रिक जीवन भर काम करेगी, वादा है मेरा। तो क्या हुआ? जोड़ी में लिखे हैं अगर, तो उसको बोलते हैं एन। और अगर कुल गुणसूत्रों की बात हो रही है, क्या बोला? अगर कुल गुणसूत्रों की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएंगे? 2n। तो अगर n बराबर पूछा जाए तो क्या होगा अपने में? 23। और 2n बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 46। बात समझ में आ रही है? n को हम लोग बोलते हैं अगुणित। n को क्या बोलते हैं? याद रखना, अगुणित। और जो ये 2n है इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुणित। याद रखें, इसको बोलते हैं द्विगुणित, ठीक है। याद रखना, नाम ही मालूम पड़ रहा होगा, अगुणित और द्विगुणित। तो अगर n बराबर 23 तो 2n बराबर 46। अब तुम कुछ भी निकाल लो, अगर n बराबर 10 तो 2n बराबर 20, अगर 2n बराबर 30 तो n बराबर 15। समझ में आ रहा ना आपको? तो ऐसे अगुणित द्विगुणित। अब मेरी अगली और फाइनल बात को सुनो, चाहे शरीर में कोई सी भी कोशिका ले लो, कोई सा भी अंग ले लो, वहां पर हमेशा जो गुणसूत्र होंगे, जो गुणसूत्र की संरचना होगी, वो हमेशा कैसी होती है? द्विगुणित होती है। मतलब पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अब फाइनल सुनिए, लेकिन
केवल युग्मक ऐसे होते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा n होती है, मतलब कि 23 होती है। 23 तो अपनी बात करो, किसी भी जीव का ले लो तुम, किसी भी जीव का युग्मक ले लेना, वो हमेशा कैसा मिलेगा तुम्हें, n प्रकार का मिलेगा, अगुणित प्रकार का मिलेगा। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। इतना मन में ट्रिक सुनो, युग्मक है तो n होगा, युग्मक के अलावा कुछ है तो 2n होगा, और एक चीज 3n भी होती है, लेकिन वो जानेंगे हम लोग दूसरे वाले चैप्टर में, जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, तब हम लोग 3n की भी बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या काम करना है कि अगर कोई सी बात पूछें तो 2n, और लेकिन युग्मक आ गया, क्या बोला, युग्मक आ गया तो वो कैसा हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने पॉइंट पे आ जाओ। अब यार शुक्राणु अंडाणु ये हैं क्या, अभी अभी मैंने समझाया दोनों क्या हैं, युग्मकी तो हैं। तो अब समझो कि जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल गए, मतलब n और n आपस में मिल गए, तो ये मिलके क्या बना बेटा, 2n बना। और 2n जो बनता है, जब मतलब ऐसा होता है, जो निषेचन की प्रोसेस है आपको बता दें, वो मनुष्यों में होती है बेटा फैलोपियन नलिका में, ठीक है, एक मादा का अंग है जिसका नाम है फैलोपियन नलिका। तो हुआ क्या, फैलोपियन नलिका में जब नर और मादा के युग्मक मिल जाते हैं, मतलब n और n मिल जाते हैं, तो जो 2n संरचना बनती है, क्या बोला, जो 2n संरचना बनती है, उस संरचना को हम लोग एक नाम देते हैं, और वो नाम ही क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। मतलब ये कि नर और मादा के युग्मकों से मिलकर बनी द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। क्लियर हो गई यहां तक की बात है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या सीख लिया हम लोगों ने, अब युग्मनज सीख लिया, और अब हम लोग बिल्कुल लास्ट की बात पे चलते हैं। यहां पे क्या लिखा है, भ्रूणोद्भव। अब जरा मुझे यह बताओ कि किसी भी बच्चे का जब जन्म होगा तो क्या उसमें केवल यही दो कोशिकाएं होंगी, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, तो यार वो कोशिकाएं बनती भी तो होंगी, है कि नहीं, कोशिकाएं बन नहीं होंगी। तो आपको बता दें कि अब जो ये युग्मनज होता है बेटा, इस युग्मनज के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है, एक विशेष प्रोसेस होती है, जिसको नाम दिया जाता है विदलन। क्या नाम दिया जाता है, विदलन। और ये विदलन में तुम्हें पूरा पढ़ा दूंगा जब तुम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3। देखो हर बात जरूरी है, बस साथ बने रहना, ठीक है। विदलन, फिर भी विदलन असल में एक प्रकार का, मैं आपको बता दूं, समसूत्री कोशिका विभाजन है। क्या है बेटा, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, विदलन होता है, ठीक है। अब मतलब यह है कि विदलन कह लो या फिर समसूत्री कोशिका विभाजन कह लो, बात एक ही है। लेकिन यह विदलन वर्ड केवल किसके लिए प्रयोग होगा, युग्मनज के लिए। याद रखना, आपको समझ में आ रहा ना, जो विदलन शब्द है, मतलब विदलन कहो या समसूत्री कहो, लेकिन अब तुम्हें पता चली कि जहां पे समसूत्री कहना है वहां तुम विदलन कहने लगे, ऐसा मत करना, बात कंफ्यूजन है ना, ध्यान देना। अगर युग्मनज में समसूत्री हो रहा है तब विदलन कहलाएगा, और किसी में समसूत्री हो रहा है तो समसूत्री ही कहलाएगा, जी ध्यान रखना। और समसूत्री क्या होता है कि जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और कैसी बनती हैं, समान बनती हैं। चलो वो सब बातें बाद में होंगी, फिलहाल अपनी बात को समझो। तो युग्मनज में क्या होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, मतलब विदलन होगा। और विदलन के बाद क्या होगा कि दो थी, और मैंने क्या बोला, एक से दो, तो दो थी, तो 2 से 4, 4 से 8, तो इस तरह से क्या होता है, कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं। और जब कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो कोशिकाएं बढ़ जाने के बाद जो संरचना बनती है, उस संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और याद रखना कि आपको बताना चाहेंगे कि निषेचन होने के चौथे दिन, लगभग 4 दिन के बाद, चौथे दिन लगभग 4 दिन जब पूरे हो जाएंगे, जो भ्रूण होता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर कोशिकाओं से कोशिकाएं बन गई। असल में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये सब बातें आपसे तीसरे चैप्टर में करता, ठीक है, फिर भी अभी बता दूं कि 32 कोशिकाएं बन जाती हैं बेटा। कितनी बनती हैं, 32। और 32 कोशिकाएं जब बनती हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं मॉरूला, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो खैर कोई बात नहीं, तो अब जो 32 कोशिकाएं बन जाएंगी तो उसके बाद उसको मॉरूला बोलेंगे। ये सब तो बात की बात है, फिलहाल तुम इतना याद रखो, इतना डीप मत जाओ, परेशान हो जाओगे नहीं तो, वो सब होने नहीं दूंगा। लेकिन मैं फिर भी, जो ये 2n था, युग्मनज था, इसमें समसूत्री विभाजन होते गए,
और एक समय आया कि जो एक संरचना बनी, बच्चे जैसी संरचना बनी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव, मतलब भ्रूण का उद्भव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कंप्लीट लैंगिक जनन। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपने जाना था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इस वाले वीडियो लेक्चर में आपने जान लिया कि लैंगिक जनन क्या होता है। अब इसके अगला वाला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको कंप्लीटली एक एक एग्जांपल के साथ में समझा दूंगा कि कायिक या वर्धी जनन क्या होता है। तो होगा ये कि आपके बोर्ड पेपर में इन तीनों लॉन्ग में से अगर एक भी आ जाएगा तो आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, अपर लेवल की, अच्छे लेवल की, तो वहां से भी एक भी पॉइंट अब आपके पास से नहीं निकलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बस सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपके ढेर सारे लाइक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों।